नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुस्लिम आरक्षण से शुरू लड़ाई, संविधान पर आई, गिर गई कांग्रेस पार्टी, संसद से लेकर कर्नाटक तक मचा घमासान। जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने कांग्रेस को जमकर घेरा। अरविंद केजरीवाल पर तीसरा कैग प्रहार, दिल्ली विधानसभा में डीटीसी पर कैग रिपोर्ट पेश, बसों की संख्या घटाई, लगातार हुआ घाटा, रिपोर्ट में कई बड़े बड़े खुलासे। कॉमेडियन कुणाल कामरा की एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी से मचा भारी बवाल, भड़के शिव सैनिकों ने होटल और स्टूडियो में की तोड़फोड़, बीएमसी ने भी लिया एक्शन, एफआईआर भी दर्ज, गिरफ्तारी की मांग हुई तेज। नोटकांड में गिरे जज यशवंत वर्मा अदालती सुनवाई से किए गए अलग, सीजीआई के निर्देश पर बड़ा एक्शन, साथ ही केस दर्ज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। यूपी में योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल, सीएम योगी ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड, गिनाई यूपी की उपलब्धियां, सीएम योगी बोले जनता का मिला भरपूर साथ। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मुस्लिम आरक्षण पर फंसी कांग्रेस पार्टी की। कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के फैसले पर संसद में आज तीखी बहस हुई। बीजेपी ने कांग्रेस पर संविधान बदलने की मंशा रखने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। दरअसल डीके शिव कुमार ने कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण देने के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि अगर जरूरत तो संविधान में बदलाव भी किया जाएगा। इसको लेकर बीजेपी जबरदस्त हमलावर है। बीजेपी ने यह मुद्दा संसद में उठाया। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुई लड़ाई संविधान तक पहुंचाई है। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षक बनती है, बाबा साहब ने स्पष्ट कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने साउथ में मुस्लिम धर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट में 4% आरक्षण का प्रावधान किया है। साथ ही किरण रिजिजू ने भी कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान का अपमान किया है। क्या कांग्रेस पार्टी मुस्लिम आरक्षण पर फंस गई है? इस बार फंस गई है। ये तो संविधान लेकर के घूमने वाले लोगों में से हैं कि संविधान बदलने नहीं दूंगा। ये तो ओबीसी आरक्षण के लिए राहुल गांधी देश भर में घूम घूम के कहते हैं कि भाई कास्ट सेंसस होना चाहिए, और क्या कर दिया आपने? संविधान बदल दिया। मामला यह है क्योंकि मुसलमानों को 4% आरक्षण मिले, यह तो आपने असेंबली में कानून बना करके इसे पास कर दिया। तो ये कानून का तो ऑलरेडी आपने, संविधान का तो आपने ऐसे वैसे कर दी। संविधान बदला जा चुका। यह बात अलग है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करेगी जिसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, कि सरकार कोई कानून बनाती है वो संविधान संगत है या नहीं है। ये मामला तो फंसेगा, लेकिन इनकी राजनीति तो एक्सपोज हो गई। और सबसे बड़ी चीज कि आप ओबीसी ओबीसी करते रहते हो। ये कोटा जो आपने दिया 4%, कहां से दिया? किस जगह किसके कोटे को काटा? आपने कोटा बढ़ाया नहीं। जितना रिजर्वेशन है उसी रिजर्वेशन के अंदर आपने इसे एडजस्ट किया। किसके हक को खाया? तो ओबीसी के हक को काट के आपने मुसलमानों को दिया है। आपकी तो सारी राजनीति अपसाइड डाउन हो गया। राहुल गांधी जिस कांग्रेस पार्टी को जिस विचारिक रास्ते पे लेके जा रहे थे, वो आज शीर्षासन करता हुआ नजर आ रहा है। जी, मुस्लिम आरक्षण को लेकर तो कांग्रेस बुरी फंस गई है। वहीं अरविंद केजरीवाल पर आज एक बार फिर कैग प्रहार किया गया है। आज से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। इस बजट सत्र में रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार अपना पहली बार बजट पेश करेगी। पर आज पहले ही दिन बीजेपी ने केजरीवाल पर बड़ा प्रहार कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी से संबंधित सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें गंभीर आरोप लगाए
बताए गए हैं। रिपोर्ट में डीटीसी ऑडिट में कई गंभीर खामियां उजागर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक डीटीसी पिछले कई सालों से लगातार नुकसान झेल रहा है, बावजूद इसके कोई ठोस व्यापार योजना या दृष्टि दस्तावेज नहीं बनाया गया। इस रिपोर्ट के जरिए कई बड़े बड़े खुलासे हुए। साथ ही दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान कहा कि पेंडिंग कैग रिपोर्ट की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया जाएगा। अप्रैल तक वित्त विभाग इस बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आपको बता दें कि ये तीसरी कैग रिपोर्ट है जो आज सदन में प्रस्तुत की गई है। तीसरा शॉक दे दिया गया अरविंद केजरीवाल। अभी तो शॉक का सिलसिला जारी है। 14 रिपोर्ट्स हैं, अभी तो 3 ही फायर हुए हैं, 11 अभी बाकी है। और आज इनके एक और मॉडल का जो है वो परखच्चे उड़ गए। किस तरीके से 2016 से लेकर के आपने 2024 तक दुगना से भी ज्यादा, कोई 68,000 करोड़ रुपए का घाटा। क्या कर रहे थे आप तो कहते हो कि मैं बनिया हूं, मुझसे अच्छा कोई धंधा नहीं कर सकता, नाश करके रख दिया। जहां काम हुआ वहां चोरी की, जहां काम नहीं हुआ उस विभाग को बर्बाद कर दिया। यह तीसरा हमला है। बस से संख्या घट गई। आपने बच्चों को उसके हक से अलग कर दिया। यह बहुत बड़ी चीज है। भारतीय जनता पार्टी वाले इस मसले को नहीं उठा रहे कि इस तथाकथित वर्ल्ड क्लास मॉडल के अंदर दिल्ली के बच्चों के लिए जो डीटीसी की बसेस उनको स्कूल लेकर के जाया करती थी, इस केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल के अंदर उन्हें इस सुविधा से अलग कर लिया गया। डीटीसी की बसेस बंद हो गई स्कूल पहुंचाने के लिए। कॉलेजेस में जो यूनिवर्सिटी स्पेशल चला करती थी वो भी बंद कर दिया। धक्के खाओ। छोटे छोटे बच्चों को जो स्कूल जाते थे उनको आपने छोटे छोटे टैक्सी ऑपरेटर्स, जहां 4 लोग बैठ सकते हैं, 8 बच्चों को जानवर की तरह घुसा घुसा करके दिल्ली की सड़कों पे बच्चे स्कूल गए। लोगों ने देखा, ध्यान नहीं दिया। अब जो बड़ा मामला है, जो विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट अब इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट देगा। मार्क माय वर्ड, इस रिपोर्ट के साथ एक्शन टेकन रिपोर्ट भी होगा कि गड़बड़ियां हुई तो क्या एक्शन लिया जा रहा है। मतलब एफआईआर भी दर्ज होंगे। कई सारे वो अधिकारी जो केजरीवाल के साथ मिलकर मलाई खा रहे थे उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी। जी, अगली खबर में बात महाराष्ट्र की राजनीति की, जहां कॉमेडियन कुणाल कामरा की एक वीडियो ने बवाल मचा रखा है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर विवादों में है। कुणाल कामरा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल पर महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को लेकर एक वीडियो डाला है, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तीखी टिप्पणी की है। वीडियो सामने आते ही शिव सैनिक काफी ज्यादा नाराज हो गए। शिव सैनिकों ने मुंबई के खार इलाके में स्थित स्टूडियो और होटल यूनिक कॉन्टिनेंटल में तोड़फोड़ कर दी। दावा किया जा रहा है कि यहीं पर वीडियो शूट हुआ था। साथ ही कुणाल कामरा के खिलाफ जमकर विरोध भी हो रहा है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कुणाल कामरा के खिलाफ MIDC पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज की गई है। इस बीच BMC के अधिकारियों की टीम ने मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो के एक हिस्से को ढहा भी दिया है। इस स्टूडियो में कामरा ने वो विवादित शो किया था जिसमें शिंदे पर टिप्पणी की गई थी। सीएम फडणवीस ने भी कुणाल कामरा से माफी की मांग कर दी है। मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या कुणाल कामरा की गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, कुणाल कामरा ने जो किया उसे कॉमेडी नहीं कहते, उसको घृणा कहते हैं। ये घृणा किसके लिए? उन गरीबों के लिए जो उस स्तर से उठ के वहां तक पहुंचा है। कुणाल कामरा मोदी से घृणा करता है, चाय वाला बुलाता है, और आज ये जो फंसा है वो इस चक्कर में, क्योंकि आपने शिंदे साहब को ऑटो वाला बना दिया, ऑटो ड्राइवर। ये मजाक का विषय है? ये मजाक का विषय है या इसके ऊपर गर्व करने का विषय है कि हमारा देश तो अब ऐसा हो गया कि जो एक टैक्सी ड्राइवर भी मुख्यमंत्री तक बन सकता है, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। ये दरअसल मामला कुछ और है। ही इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर।
कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी प्रधानमंत्री, कभी सरकार, कभी कुछ। और ये मामला इसलिए गिरफ्तारी का बनता है कि ये काम जो एफआईआर हुआ है उसके मुताबिक ये पेड कैंपेन है। ये सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पैसे लेकर कॉमेडी करता है, वीडियो बनाता है, प्रोपेगेंडा करता है। और जब आप एक बार राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाते हो, वो कांग्रेस का पट्टा पहन लेते हो, फिर आप आर्टिस्ट नहीं, यू विल बी ट्रीटेड एज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ये आर्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नकाब के अंदर ये घिनौना काम जो इसने किया है, इसकी तो सजा मिलनी चाहिए। दिक्कत क्या है, ये लुंज पुंज तरीके से हम लोगों ने इस तरह के लोगों को पनिश करना छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इसने बयानबाजी की, कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ, तो मन बढ़ेगा ही, मन बढ़ेगा ही। और ये जो कुछ लोग झंडा लेकर के मैदान में उतर गए हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि जो दबे कुचले समाज से आते हैं उसका आप मजाक उड़ा, महिलाओं के ऊपर बोल के देखो, दलितों के ऊपर बोल के देखो। एक गरीब ऑटो वाला उस जगह पे पहुंचा, ये तुम्हारी दिक्कत है और इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, अगली खबर, नोटकांड में घिरे जज यशवंत वर्मा पर सीजीआई के बड़े एक्शन की। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी करते हुए ये जानकारी दी है कि जस्टिस यशवंत वर्मा से तत्काल प्रभाव से न्यायिक कार्य वापस ले लिया जाए। ये जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जारी एक सप्लीमेंट्री केस लिस्ट में दी गई है। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है जब तक कि अगले आदेश की सुनवाई नहीं हो जाती। हालांकि इस नोटिस में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह निर्णय क्यों लिया गया है। साथ ही जज यशवंत वर्मा के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को लेकर जनहित याचिका भी दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में पुलिस को केस दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है। मांग भी उठ रही है और अब तो याचिका भी दाखिल की गई है। क्या आगे एक्शन हो सकता है? देखिए, एक्शन तो लग रहा है कि बचाने के लिए किया गया 14 तारीख से 21-22 तारीख तक। एक तो इतना लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ये अपने आप में क्रिमिनल एक्टिविटी है। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ? दूसरी चीज, कानून की किताबों में इंडियन करेंसी को जलाना भी बहुत बड़ा अपराध है, गंभीर अपराधों में वो शामिल होता है। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। और जिस तरीके से टाल मटोल किया जा रहा है कि जो घटनाएं, हाल की घटनाएं हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट बताया भाई क्या हाल की घटना है। कभी कोई कहता है कि भाई हमने देखा नहीं, हम नोट नहीं मिला। भाई फायर ब्रिगेड को किसने दबाव दिया? क्यों बार बार कि भाई ट्रांसफर हुआ लेकिन किस वजह से हुआ ये मालूम नहीं। ये कंफ्यूजन क्रिएट। और मैं देख रहा हूं बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, वो इस पाप को डिफेंड करने में जुट गया है कि देखिए ये जो नोट जहां था वो उनके घर में नहीं था, वो सर्वेंट क्वार्टर था। थोड़ा भाई प्रेमाइस किसका था? आपके प्रेमाइस के अंदर बोरियों में कोई नोट लेकर के आ रहा है, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा है, गेट पे सिक्योरिटी है, आपको इल्म नहीं है, पता ही नहीं है। तो इसका मतलब तो हर जगह पुलिस को छापेमारी करनी चाहिए पूरे लुटियन जोन के अंदर कि पता नहीं किस किस नौकर के घर में, सर्वेंट क्वार्टर में इस तरह नोटों का जखीरा मिल जाए। इस पूरी घटना में जुडिशरी का मजाक उड़ा है और ये इसलिए कि कुछ लोगों ने यह तय किया कि इस मामले को राफ साफ कर दिया जाए। बस एक ही मिस्टेक हुआ है, एक ही चीज जिसका ये जवाब नहीं ढूंढ पाए, और वो ये कि किसी ने आग बुझाते वक्त वीडियो बना लिया और ये वीडियो सर्कुलेट हो गया। अब किसी को ये समझ में नहीं आया कि ये वीडियो किसके किसके पास गया। अगर अभी मामला को राफ साफ कर दिया जाए
तो 1 महीने के बाद अचानक से ये किसी टेलीविजन चैनल पे चलना शुरू हो गया, तो फिर क्या होगा? एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए और इसका पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। आज की आखिरी खबर में बात योगी सरकार के 8 साल बेमिसाल की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 8 साल आज पूरे हो गए। चाहे कानून व्यवस्था हो, विकास कार्य हो या फिर धार्मिक आस्था, योगी आदित्यनाथ ने यूपी को नई पहचान दिलाई है। इन 8 सालों में यूपी में बुलडोजर चला, माफिया डरा, अपराधी बोले हमसे भूल हुआ बड़ा, सड़कें चमकी, बिजली पहुंची हर घर, युवाओं को मिला रोजगार, किसानों का सम्मान भी बढ़ा और हाँ, अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का सपना भी साकार हुआ है। बीते 8 साल में योगी सरकार ने जो किया है वो वाकई बेमिसाल है और आज के इस खास मौके पर सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 8 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड सभी के सामने रखा। सीएम ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणादायक मार्गदर्शन और विजनरी नेतृत्व में सेवा और सुरक्षा सुशासन के 8 साल पूरे हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य और देश के विकास में अवरोधक माना जाता था, लेकिन अब यही उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन बनकर उभरा है। जिस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, वो अब अर्ध शक्ति के रूप में उभरा है। योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, योगी आदित्यनाथ आजाद हिंदुस्तान के उन चंद मुख्यमंत्रियों में से हैं जिनके कार्यकाल को स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ लोगों की नजरों में नंबर 1 चीफ मिनिस्टर हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा, बीमारू राज्य का जो टैग लगा हुआ था उससे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को मुक्ति दिलाई है। जिस हिसाब से कंट्रोल किया गया है अपराध के ऊपर, आंकड़े अपनी जगह पे है, अपराधियों के मन में जो खौफ है वो सबसे बड़ी चीज है। लोगों के अंदर कि योगी का शासन चल रहा है, रात के अंधेरे में भी हम परिवार को लेकर के हाईवे पे निकल सकते हैं, इससे बड़ा कोई सबूत दूसरा हो ही नहीं सकता। तो बधाई हो योगी आदित्यनाथ को। कोई भी यूपी में रहने वाला, चाहे उनका विरोधी ही क्यों ना हो, वैसे लोग जो योगी आदित्यनाथ को वोट देते नहीं हो, लेकिन फिर भी वो ये जरूर कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के जैसा चीफ मिनिस्टर कोई नहीं है। लेकिन जब आज मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा तो मुझे केजरीवाल का चेहरा याद आ गया। मैं बार बार कहता हूं, भाई प्रधानमंत्री गए वहां पे कि योगी जी साइड हटो, मैं करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेपी नड्डा आ गए क्या कि मैं करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। काम आपका, सरकार आपकी, तो यश भी आपका। 3 साल पूरे हुए थे, केजरीवाल पहुंच गया कि मैं ही हूं सब कुछ। वहां पे चीफ मिनिस्टर साइड हीरो हो गया। तो ये बातें गौर करने की है, लेकिन एक बात तो कहना पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ के जैसा कोई नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।